फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ ब्रिलियंट क्लासेस में। बच्चों, ऐसे ही प्यार आपका बना रहे और प्लीज मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि बस इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं तो एक बार प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। ओके बच्चों, लास्ट हम लोग ने लेक्चर देखा था 10th स्टैंडर्ड का साइंस वन का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जो कि हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझो दो ऑब्जेक्ट है, ये जो दो ऑब्जेक्ट है उनका एक मास रहेगा, मतलब इसका मास रहेगा m1 रहेगा और इसका मास रहेगा m2। इसका मास रहेगा m1 और इसका मास रहेगा m2, दोनों भी ऑब्जेक्ट है। अभी ये एक फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये एक फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट है, उनका मास अलग अलग है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है और दोनों अलग अलग फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। एक पर्टिकुलर क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, उसको हम लोग ने क्या कहा है, d। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि फोर्स इज देखो, फोर्स इज directly proportion to the product of two object of masses। it means m1 और m2 का मास जो m1 और m2 का प्रोडक्ट करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा एंड ये जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। यही हम लोग को कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मतलब क्या बच्चों कि फोर्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये डॉट का मतलब है प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शन इसलिए हम लोग ने डिवाइड करके क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर किया। समझ रहे हो? ये मतलब फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ये जो फोर्स रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए मैंने डी का स्क्वायर होता है। समझा बच्चों? अभी देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में कि एफ लिखा मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन निकाल दिया, इसकी जगह मैंने लिया इज इक्वल टू का साइन, इसकी जगह मैंने क्या लिया, इज इक्वल टू का साइन। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी इज इक्वल टू, जो पहले लेक्चर में बताया था तो कांस्टेंट मैंने के लिया था। इस वक्त आपको क्या लेना है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट लेना है जी को। ओके, और जी को और ये बाकी के जो चीजें हैं m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है और d का स्क्वायर है, ये जैसे के वैसे लिखना है। दिस इज आवर फॉर्मूला और यही फॉर्मूला आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। क्या है, f इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। समझा बच्चों? अभी यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ कि g की वैल्यू देखो, g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g को क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और g की वैल्यू हमेशा रहती है, ये जो g की वैल्यू जैसे कि हम लोग ने देखा है कि पाई की वैल्यू रहती है 22/7 या 3.14 ऐसी रहती है, वैसे g की वैल्यू कुछ दी रहती है। g की वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये रहेगी g की वैल्यू पूरी। ये क्या रहेगी बच्चों, g की वैल्यू। समझा? देखो क्या, मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। देखो ध्यान दो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अलग अलग मासेस के होते हैं और उनको एक फोर्स क्या होता है, वो एक दूसरे को एक फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कुछ डिस्टेंस में। तो क्या कहा गया है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportion to the square of the distance. It means f is equal to g multiply m1 multiply m2 divided by d square। और g को क्या कहा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
और फिर जी की वैल्यू क्या रहती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा बच्चों? पक्का? देखो हम अच्छी तरह से आपको इजी वे में आपको बताना चाहते हैं कि अब एक साइंस ऐसे सब्जेक्ट है ना कि आप जितना जितना ज्यादा हो सके उतना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या करो, गेन करो। क्योंकि कैसे हम लोग रट्टा मार के यहाँ पे कुछ नहीं फायदा है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट कि आप जितना भी है ना अच्छी तरह से उसको गेन करोगे, नॉलेज गेन करोगे, समझ के लोगे ना, उतना ही आपके मन से वो आंसर आप एग्जाम में लिख पाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप तभी अच्छे मार्क्स क्या करोगे, अचीव कर पाओगे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक पढ़ना है जो कि हम लोग ने अभी पहले पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है ये हम लोग को पढ़ना है। बच्चों देखो, मास, ये मास का यूनिट है केजी और वेट, मास का यूनिट है केजी और वेट का यूनिट है न्यूटन। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। ये याद रखना है, मास का यूनिट है केजी और वेट का यूनिट है न्यूटन। अभी हम हमेशा क्या करते हैं कि हम नॉर्मली देखो इन जनरल हम लोग किसी ने पूछा कि आपका वेट क्या है, तो हम बोलते हैं 67 केजी, 50 केजी। केजी में बताते, वेट किस में बताते? केजी। लेकिन नहीं बच्चों, एक्चुअली में होता है जो हमारा वेट जो रहता है ना, एक्चुअली उसे कहते हैं हम लोग मास कहते हैं। जो हमारा वेट होता है ना तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मास। इसलिए हम लोग को केजी में बताते हैं। लेकिन हम लोग जब नॉर्मली बोलना चाहते हैं तो वेट 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 ही बोलते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि मास का यूनिट है केजी और वेट का यूनिट है न्यूटन। समझा? और देखो, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ या फिर दूसरे सैटेलाइट में जाओ, कहाँ पर भी जाओ, तो आपका जो मास का वैल्यू है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मास का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। जितना अगर आप अर्थ पर आपका जो है मास की वैल्यू है आपके अर्थ पर 80 केजी, तो आप फिर चांद पर भी जाओगे तो 80 केजी ही रहेगी। समझ रहे हो? लेकिन ये जो वेट की वैल्यू है ना, वो आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो आपकी वेट की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज होती रहती है। आपकी वेट की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। अगर अलग अलग जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है? अलग अलग होती है। इसलिए ना वेट की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ये समझा बच्चों? अगर आपको किसी ने पूछा कि वेट की वैल्यू अलग अलग जगह चेंज क्यों होती है, मैं अगर मतलब आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपकी वेट की वैल्यू क्या होती रहेगी? थोड़ी चेंज होती रहेगी। आपकी वेट की वैल्यू क्या होगी? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? बदलती रहेगी इसके वजह से। ओके बच्चों, यहाँ तक समझा? ठीक है, अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है, जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फ्री फॉल। ये बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है फ्री फॉल। देखो, अब अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी तो आपको पक्का समझ में आएगा कि फ्री फॉल होता क्या है। और कोई बात नहीं, इस लेक्चर में भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि फ्री फॉल एक्चुअली में होता क्या है। बच्चों देखो, फ्री फॉल नॉर्मली देखो, समझो मैं किसी बिल्डिंग में खड़ा हूँ, बिल्डिंग के टेरेस पर एक खड़ा हूँ। समझो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये समझो मैं खड़ा हूँ, अच्छी तो है ना। मैं खड़ा हूँ और वहां से मैंने क्या किया, एक बॉल को एक पर्टिकुलर फोर्स में क्या करा, नीचे फेंक दिया। एक बॉल को क्या किया, मैंने एक फोर्स लगा के नीचे फेंक दिया। तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वहां पर क्या होगी? चार्ज होगी। और पर्टिकुलर वेलोसिटी में क्या होगा? वो बॉल नीचे की तरफ जाएगा। क्या किया मैंने वहां पर? क्या किया था? एक फोर्स अप्लाई किया था मेरे तरफ से, और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी की वजह से वो नीचे क्या गया? वो बॉल नीचे गया। लेकिन फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने समझो कोई भी फोर्स नहीं लगा, विदाउट एनी फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ओनली ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरती है, मैंने देखो ऊपर से कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं, बस मैंने क्या किया, एक जो नॉर्मली एक चीज थी वो नीचे छोड़ दी और वो नीचे गिर गई। वो नीचे गिर गई, मतलब वहां पे मैंने कुछ अलग से फोर्स अप्लाई किया नहीं, जो ग्रेविटेशन फोर्स था वही अप्लाई हुआ। और सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो चीज क्या हो गई? नीचे गिर गई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। उसे कहते हैं बच्चों फ्री फॉल।
उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में हुआ था, तो स्टार्टिंग में जो थी वेलोसिटी उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी। जो स्टार्टिंग में अभी समझो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज थी, वो यहाँ से नीचे छोड़ दी तो वो नीचे गिर गई, तो यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया क्या नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही वो नीचे गिरी, मैंने अलग से फोर्स अप्लाई किया क्या नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग यू से डिनोट करते हैं वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि मैंने अलग से फोर्स उसको अप्लाई नहीं किया। तो हमेशा याद रखना, फ्री फॉल में ना इनिशियल वेलोसिटी हमेशा मतलब यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये आप लोग आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। याद तक समझा बच्चों, पक्का? ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम लोग। चलो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है एस्केप वेलोसिटी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या है, एस्केप मतलब हरा देना, छोड़ देना, मतलब उसके अगेंस्ट में, मतलब उसको हरा देना, उसको कहते हैं एस्केप। मतलब वेलोसिटी को हराना है, वेलोसिटी को क्या करना है, हराना है। एस्केप मतलब वर्ड में ही मीनिंग है कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, समझो कि हमने अगर कोई भी चीज हो, अगर मैंने अगर ये एक बॉल है, वो मैंने हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कैच कैच खेलते हैं, देखना आपने देखा होगा कि टेनिस बॉल से ऐसा क्या कुछ बच्चे वहां पे खड़े रहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे, और हाई हाई कैच खेलते हैं। तो देखो बॉल हम लोग जब हाई फेंकते हैं तो एक कुछ और डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, और कुछ डिस्टेंस पे वो क्या रहेगा, होगा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा, और फिर थोड़ी मतलब एक मिली सेकेंड के लिए वो वहां पर थोड़ा टाइम रुकेगा, और फिर वो नीचे आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो नीचे क्यों आता है बच्चों, कि वो है ना, वो बॉल नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता, वो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता, मतलब वो हार जाता है, वो नहीं काम कर पाता है, इसलिए वो ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करता है, उस बॉल को नीचे ले जाता है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी इट मींस क्या है कि समझो आपने देखा होगा कि सैटेलाइट में हम लोग प्लैनेट्स वगैरह भेजते हैं, हम लोग सॉरी सैटेलाइट भेजते हैं, यूनिवर्स में सैटेलाइट जब भेजते हैं तो अ, जो सैटेलाइट है ना, एकदम मतलब तो ऊपर जाएगा और क्या करेगा, उस अपने ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, और वो ग्रेविटेशनल लेयर को क्या करेगा, तोड़ कर है ना, एकदम उसको हरा कर ऊपर चला जाएगा। मतलब उसने ग्रेविटेशन फोर्स को क्या किया, उस ग्रेविटेशन के फोर्स के वेलोसिटी को क्या किया, एस्केप किया, हरा दिया, और वो क्या चला गया, नीचे नहीं आया, वो क्या हो गया, सैटेलाइट में चला गया, वो सैटेलाइट में ऊपर यूनिवर्स में क्या हो गया, चला गया। उसको मतलब इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मतलब वो जो चीज हम लोग समझो रॉकेट वगैरह बनाते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब बनाते हैं तो हम लोग को दूसरे मतलब मार्स पर या फिर चांद पर अगर वो भेजना होगा, तो तब वो भेजे और रिटर्न वापस ना आए, मतलब उसको अगर हम लोग को भेजना होगा तो हम लोग को उसमें ऐसी वेलोसिटी भरनी पड़ती है कि वो क्या करे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करे और उसको एक्सकेप करे, उसको हरा दे, और वो परमानेंटली क्या चला जाए, ऊपर चला जाए, बॉल की तरह नीचे ना आए, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी है और इसको मैंने क्या दिया, शॉर्ट फॉर्म में बोला एस्केप। एस्केप एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालना है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालना है 2gm अपॉन आर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। भाई यहाँ पर 2 जी मतलब क्या है, जो जी है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एम क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, वो मास है। और ये जो आर है उस ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, वो रेडियस है, वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, रेडियस है। समझ लो, ये फॉर्मूला है, फिर वो फॉर्मूला आपको आगे जाके न्यूमेरिकल जो रहेगी उसके उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हो, वो न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी आपको अच्छी तरह से समझ में आई, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आया, इसकी वजह से इस फॉर्मूला को मतलब टू जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास, और आर को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस। समझ रहे हो,
ये अच्छी तरह से आपको समझा बच्चों। इसी तरह हमारा ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर, वो क्या हुआ 9th स्टैंडर्ड के लिए आज क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक नया फ्रेश चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और लेकिन भाई बच्चों उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। हमें टेंशन नहीं है, आप दाढ़ी वाले सर मिल गए हैं।